पिछले 2 वर्ष पहले 2 मई 2021 को हम लोगों ने बिहार में जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा पटना में एक प्रेस वार्ता में करी थी। उसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के बितिहरवा आश्रम से एक पदयात्रा शुरू करी और करीब करीब उसके 2 वर्ष होने को आए हैं। मैं पश्चिम चंपारण से चलकर उत्तर बिहार के ज़्यादातर जिलों में होता हुआ अभी मधेपुरा ख़त्म करके सुपौल में अगले 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। चूँकि अभियान पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है तो बिहार के उन हिस्सों में भी जहाँ पदयात्रा अभी हुई नहीं है वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जन सुराज के इस अभियान से विचार से जुड़ रहे हैं। इसी के तहत उन लोगों के आग्रह पर मैं उन जिलों में पदयात्रा के बीच से निकल कर आता हूँ ताकि उनसे एक मुलाकात परिचय हो सके। और उसी तहत मैं आज जमुई में आया हुआ हूँ। कल आया हूँ, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हमारे 2-3 कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे, लेकिन आज मैं दिन भर जमुई में रहूँगा। यहाँ लोगों से जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलूँगा। पदयात्रा के दौरान जो अभी तक के अनुभव रहे हैं मैं आपसे उस पर संक्षिप्त एक टिप्पणी करूँगा, उसके बाद आपके सवाल लूँगा। जो पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा समझा अभी तक करीब करीब 60% बिहार 5000 से ज़्यादा गांव में हम खुद पैदल चल कर गए, वहाँ गांव में रहे, लोगों से मिले, समझे, जो देखा समझा। कई बार लोग कहते हैं कि आप क्या पदयात्रा में ऐसा नया देख लीजिएगा जो पहले से पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं के सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हुए यहाँ पर 2 वर्ष काम करने का भी अवसर मिला। फिर राजनीतिक तौर पर भी 2014-15 में मैंने यहाँ काम किया है। बावजूद इसके मैं कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूँ कि जितना मुझे आंकड़ों की जानकारी है, जितनी बातें हम लोग बिहार के बारे में जानते थे, उसके मुकाबले जब मैं पदयात्रा करने गया हूँ, पैदल चल कर गया हूँ, तो बिहार की स्थिति बिल्कुल और ज़्यादा भयावह और दिखी है। बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी गरीबी, बदहाली उससे कई गुना ज़्यादा है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे कई बार हम लोग को लगता है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं। ये बात सबको पता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है पलायन गरीबों की समस्या है, जिसको नौकरी नहीं है वो साधन पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है। पदयात्रा के दौरान मेरा अनुभव है कि पलायन वो समस्या है जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि जो गरीब का बच्चा है वो बाहर मजदूरी करने जा रहा है, जो संभ्रांत या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनके बच्चे पढ़ने और नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। गाँव में जब हम लोग जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसे प्रखंड पंचायत में जहाँ पर बाढ़ का असर है वहाँ तो 60-70% युवा छोड़कर चले गए। गांव में सिर्फ महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। और परिवार में नौकरी करते हुए कोई परिवार के साथ रहे, इसकी परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहाँ पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि अगर कोई कमाने जा रहा है इसका मतलब है कि उसको परिवार छोड़कर ही जाना है। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो निश्चित तौर पर उसको बाहर ही जाना है। अगर नौकरी करना है तो उसको बाहर ही जाना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंकड़े ये बताते हैं कि कितने लाख लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, पलायन किया है। आंकड़े ये नहीं बताते हैं कि पलायन की वजह से परिवार की परिकल्पना ही बिहार में कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। परिवार के साथ रहना, एक साथ रहना, पर्व त्यौहार मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की बात ही खत्म हो गई है। इसी तरह करीब करीब शिक्षा का हाल है। बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं बिहार में, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ पढ़कर आप सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 30-40 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त हुई है कि अब कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचा है जहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। मैं एक लाइन में कहता हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो यहाँ के विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है।
कई बार लोगों को लगता है कि ये खिचड़ी बंटने से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों की क्वालिटी खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल से खिचड़ी बंट रही है, क्योंकि अगर खिचड़ी बंटने से पढ़ाई खराब होती तो 7वें क्लास से ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हुई है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की नज़र में शिक्षा की प्राथमिकता है ही नहीं। दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने का केंद्र बन गया है। तो अगर आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, अगर आपको साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर आपके बच्चे को साल भर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप माता पिता के तौर पर जाकर वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं। सरकार ने भी ये चिंता छोड़ दी है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालय के भवन बना दिए गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि जहाँ विद्यालय का भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा को लाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जन सुराज में एक ही बात कह रहे हैं कि गरीबी से निकलने का एक जो मूल आधार है वो है शिक्षा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बिहार से दुर्दशा खत्म होने वाली नहीं है। तीसरी जो यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी दिखी, जो कि सर्व के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा ये स्तर अभी हुआ नहीं है। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी हैं, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो वो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से कि जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे तो लालू जी ना उनसे पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाके देख लीजिएगा। तो लालू जी को गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है ना। नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे। तो हमको पांडे बता रहा है, किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है। अन्य पार्टियों में डॉक्टर की कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष का, कुछ लोग कहेंगे भैया आप मदद किए थे टीएमसी का, मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष में मैंने जिस किसी को भी जिताया वो जीत कर चाहे उसने सरकार बना लिया हो, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि वो लोग अच्छी सरकार चला रहे हैं। इसीलिए तो उस चीज को छोड़ दिया। जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं उसको क्यों छोड़ा है? इसलिए छोड़ा है कि दलों को, नेताओं को जिता कर देखा, ये जरूरी नहीं है कि उनको जिताने से वहाँ की व्यवस्था बदल जाए। इसीलिए अब ये संकल्प लिया है कि किसी दल और नेता का नहीं, समाज में जनता की मदद करेंगे, जनता का हाथ पकड़ेंगे, जनता को सलाह देंगे ताकि समाज से अच्छे लोग आए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। एक आदमी एक ही सवाल किया, एक आदमी 30 को सवाल कर रहा है, आप चौथा सवाल कर रहे हैं। मतलब आप अपने व्यक्तिगत ही इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो जन सुराज पार्टी बन के आएगी, वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं देना है, वोट बच्चों का चेहरा देखकर देना है। लोग ये कहते हैं बच्चों का चेहरा देखकर देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। बिहार की जनता ने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो चाय बेचने वाले मोदी जी आपके हमारे वोट की ताकत से, देश की जनता के वोट की ताकत से आज देश के राजा हैं। बिहार की जनता ने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो साधारण परिवार के लालू जी, गाय भैंस चराने वाले लालू जी, 30 वर्ष से वो और उनका परिवार बिहार का राजा है।
आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो साधारण परिवार के वैद्य के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 18 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। ये जन सुराज की सोच है, प्रशांत किशोर की सोच है कि जिस दिन आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे, आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन अगर वोट अपने बच्चों के लिए देंगे, नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, तो आपके बच्चों की स्थिति भी बदलेगी। अच्छा प्रशांत जी, एक सवाल है इसमें। पर्दे के पीछे रहकर राजनीति किया करते थे दूसरे दल को जिताने के लिए, अब जन सुराज बनाकर खुद बिहार में घूमने कितना चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, ये पर्दे के पीछे और आगे। अभी तो आपको हमने बताया, हम 15 में यहाँ आए, जदयू जिसको नीतीश कुमार को हमने मदद करी, उसकी कितनी ताकत थी। जदयू को बिहार में भाजपा ने राजनीतिक तौर पर रौंद दिया था, 2 सीट था मिला था जदयू को। उस जदयू को फिर से संगठित करके, मजबूत करके, उसी नीतीश कुमार को जिसको पूरे बिहार की जनता ने हरा दिया था, उसको 4 महीने में इतनी बड़ी ताकत बनाकर लड़ाए कि भाजपा को पानी पीने को नहीं मिला यहाँ। तो अगर हम जदयू को सुझाव देकर ये काम कर सकते हैं, जिस ममता बनर्जी को भाजपा ने बंगाल में हरा दिया था उनको मदद करके जिता सकते हैं, तो बिहार के सब लोग मिलकर दल बना लेगा तो उसको काहे नहीं जिता सकते। हमारे पास दल नहीं था, यही तो आपको, हमारे पास दल नहीं था। अगर आप समझिए कि जन सुराज पहले से लोगों का एक दल होता और प्रशांत किशोर आकर उसकी मदद करते, रणनीति उसकी बनाते, आप उसको सीरियसली लेते कि नहीं लेते? आप कहते कि भाई इस बार प्रशांत किशोर नीतीश का, लालू का नहीं, भाजपा का नहीं, ये जो जनता ने दल मिलकर बनाया है उसका अभियान चला रहे हैं, आप सीरियसली लेते? तो अब लीजिए, 2 तारीख को दल लोग मिलकर बना लेंगे और 2 तारीख के बाद साल भर हमारे पास है उस दल को लड़ा कर जिता कर लाने का। आप चिंता मत कीजिए, आप देखिए कैसे आग फैलेगा। अभी तो दल बना नहीं है, आप पत्रकार हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है। जन सुराज का क्या होगा, कितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है महागठबंधन आरजेडी का वोट काटेंगे। आरजेडी वाला सोच रहा है कि उसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। भाजपा वाला सोच रहा है भैया जिसको बंधुआ मजदूर लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे वो सब छोड़कर चला जाएगा। हम आपको कैमरे पर बोल रहे हैं, अपने 10-12 वर्ष के अनुभव के आधार पर बिहार की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है कि जिस दिन ये दल बना और इस दल के लोगों ने ईमानदारी से साल भर प्रयास किया, तो ना जदयू का वोट कटेगा, ना भाजपा का, ना आरजेडी का। दोनों तीनों को जनता बिहार की काट कर साफ कर देगी और बिहार में जनता का राज अगले साल बनेगा। ये लिख कर रखिए। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं तो अभी देखिए कि रुपौली में क्या हुआ। आप लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण है, जात कैसे टूटेगा? भैया आरजेडी के पास ये समीकरण है। अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, जातीय समीकरण के आधार पर जो आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती, उनके जाति के वहाँ 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यादव समाज के 15,000 लोग, 45,000 मुसलमान वहाँ रहता है रुपौली विधानसभा में। कुल मिलाकर कितना हुआ? 1 लाख से ज्यादा। वोट कितना आया? 30,000। कहाँ गया एमवाई समीकरण? कहाँ गया राजद का समीकरण? आप लोग कहते हैं अति पिछड़ा के नेता नीतीश कुमार है, ये एनडीए है, तो ये लोग लड़ाए रुपौली में कलाधर मंडल जी को और वहाँ लोगों ने समीकरण बनाया। अति पिछड़ा 1,20,000 है उस कंस्टिट्यूंसी में, दोनों को पानी पीने को नहीं मिला। जीता कौन? वो व्यक्ति जीत कर आया जिसकी जाति के वहाँ 7-8 हजार लोग रहते हैं। तो बिहार के लोग ये भ्रम मत पालिए कि जाति के नाम पर ही बंधुआ मजदूरी चलती रहेगी। ये बंधुआ मजदूरी इसलिए चल रही थी कि बिहार के लोगों के सामने कोई बढ़िया विकल्प नहीं था कि लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, ये चीज अब चलने वाली नहीं है। और जिस दिन लोग इससे निकल गए तो ये मुफ्त का वोट लेने वाले दल, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए त्राही त्राही मचा हुआ, क्योंकि मुफ्त खोरी की दलों को आदत लग गई है। उनको मालूम है, आरजेडी को मालूम है कि सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल मुसलमान है, लेकिन चुनाव आएगा भाजपा का डर दिखाएंगे और सब मुसलमानों का वोट ले लेंगे। यही हाल भाजपा एनडीए वालों का है। अपना क्या काम किया ये नहीं बताता है। लालू के जंगल राज की बात करता है कि चुनाव 5 वर्ष काम नहीं किए, लूटे, और जब चुनाव आएगा कहेंगे भैया हमको वोट नहीं दोगे, लालू का जंगल राज आ जाएगा, डर के मारे फिर सब लोग वोट दे देंगे। ये अभियान बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी का अभियान है, ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए लोग जगें, सजग हों और ऐसे लोगों का चुनाव करें
जो उनके हिसाब से सही है, न कि मजबूरी में भाजपा के डर से लालू को और लालू के डर से भाजपा को वोट दें। अच्छा प्रशांत जी, आप किसके साथ जाना है? एनडीए में ऐसा कोई समीकरण बनता है तो आप किसके साथ? आप ज्यादा समीकरण हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारा गठबंधन, जन सुराज का गठबंधन बिहार की जनता से पहले ही हो गया। 1 करोड़ लोगों ने गठबंधन बनाकर ये दल बनाने का निश्चय लिया है। आपको 1 करोड़ सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा है? यहाँ बिहार में जो 30-30 साल से दल हैं, किसी दल को मैं कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ, 1 करोड़ किसी का सदस्य ना है, ना फर्जी डाटा भी जारी नहीं कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को जन सुराज 1 करोड़ बिहार के उन लोगों का नाम, नंबर, उनका पता जारी करेगा जो मिलकर गठबंधन, आपस में जनता का गठबंधन बनाकर ये व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, आपको चैलेंज किससे होगा? 2025 में एक चेहरा होगा तेजस्वी का, एक चेहरा होगा नीतीश का, और तीसरा जन सुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला, अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन सुराज होगा। आप देखते जाइए। नीतीश कुमार चेहरा होंगे उसके भाई, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन सुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने कम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार को पता नहीं है कि सबसे कम किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ है वो सबसे कम किसानों को लाभ बिहार में मिला है। सबसे ज्यादा आवास कम जहां बने वो बिहार है। सबसे कम पैसा मनरेगा में जहां बटा वो बिहार है। सबसे कम जहां आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो बिहार है। सबसे कम जहां शौचालय बने वो बिहार है। ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है, और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया। एक सवाल मेरा भी है जी। अभी जो जन सुराज से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि अन्य पार्टियों से हताश। सभ्यता के विकास में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हुआ है। जैसे बिहार में जेपी का आंदोलन हुआ, उससे बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरी। कई लोगों को लगता है जब जेपी से नहीं सुधरा तो जनसुराज से कैसे सुधरेगा। हम आपको बताते हैं क्यों नहीं सुधरा। जेपी का आंदोलन था उस समय की सत्ता से इंदिरा जी को हटाने, कांग्रेस को हटाने के लिए। उस आंदोलन की आंच इतनी थी कि आपने सत्ता से इंदिरा जी को हटा दिया, लेकिन जेपी के आंदोलन में बिहार को बदलने बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए वो हुआ नहीं। और ये सिर्फ जेपी के आंदोलन की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ दुनिया में जितने आंदोलन आज तक जीवन में हुए, जितने मानव सभ्यता के इतिहास में हुए हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि आंदोलन जो है वो तेज हथियार के जैसा है। उससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनतों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं।
लेकिन नए समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं। सृजन एक धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके पास बढ़िया हथियार है, बड़े पेड़ को एक दिन में काट लीजिएगा, लेकिन कैसा भी हथियार हो, पौधे को पेड़ बनाने में समय लगता है। तो जन सुराज आंदोलन नहीं है, इसमें 2 बरस में हमने कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किया, चक्का जाम नहीं किया, बिहार बंद का नारा नहीं दिया, किसी नेता और दल के विरोध में नहीं बोले, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये रास्ता बताए कि तुम्हारी परेशानी बदहाली का कारण क्या है और इस कारण से, इस बदहाली से निकलने का रास्ता क्या है। लोग जब अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार व्यवहार में जब वो परिवर्तन लाएंगे, उससे नई व्यवस्था का सृजन हो सकता है। तो जन सुराज ना आंदोलन है, ना आंदोलन से निकाल कर कोई दल बनाने का प्रयास है। प्रशांत जी, मेरा एक सवाल है कि जिस बिहार में आपकी लड़ाई चल रही है, वहाँ जातिवाद में लोग वकील, डॉक्टर और यहाँ तक कि अपराधी को भी जातिवाद के आधार पर चुनते हैं। ऐसे बिहार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती दल से ज्यादा जातिवाद होगी, और आप कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी समाज के लोगों की एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बना दी गई है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। 2-3 बातें इसको गहराई से समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है। देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप बता दीजिए। क्या मोदी जी, भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार है। वहाँ जाति को धर्म से रिप्लेस किया गया। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे। आपने कहा सिर्फ जाति है, आप खुद कह रहे नहीं, वहाँ जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप kहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, आप बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा। तो आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया और जो भी जनता दल से खड़ा हुआ उसको टिकट मिला। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को भाजपा को कैसे वोट मिल गया। तो आप बताइएगा भाजपा को वोट नहीं मिला, भाजपा का तो कुछ है ही नहीं बिहार में। बिहार के नेता तो लालू नीतीश थे, लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा छवि बन गया, एक व्यक्ति का ने पूरे समाज का जो परिकल्पना है उसको जीत लिया। तो लोगों ने सब जाकर, बड़े छोटे सब ने जाकर वोट दिया मोदी जी को। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा भैया बहुत कांटे का लड़ाई था, लेकिन जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद से सब लोग जाकर पुलवामा के नाम पर भाजपा को ही वोट दे दिया। ये 4 उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ये आप लोगों को भी का भी प्रशिक्षण हो रहा है, इसको लिखिए। ये 4 चीज क्या बताती है। 84 एक घटना है, किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी और मोदी के द्वारा बनी हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई विचारधारा इतना बड़ा बन जाए जो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा है।
तो अगर, लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। उस वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक ही जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर हम पर है, अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में एनडीए, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे, लेकिन और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे, लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। सामने से लालू थे, रामविलास जी थे, कांग्रेस थी, तीनों मिलकर भी 206 सीट खाली एनडीए को मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी, और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है, तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। 80% मुखिया पिछले चुनाव में अपना अपना चुनाव हारा है, तो जो मुखिया था सिटिंग, क्या उसके जाति के लोग पंचायत छोड़कर चले गए? क्या उनके पास पैसा कम था? लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको जनता ने हराया। 90% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हारे। ये विधायकी में इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प बनेगा तो लोग इनको झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे, और आप देखिएगा 2025 में क्या होता है। अच्छा प्रशांत जी, आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम है और आरजेडी को डैमेज करने के लिए अभियान आपने चलाया। चलिए भैया, ऐसा है, ये आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिए कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। बी टीम मान रहे हैं ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है। जो लोग भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं वो हमको ए टीम और बी टीम बता रहा है। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते, इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। तो इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं, और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए।
ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने वाले। समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुन तो लो मेरे, सुन तो लो भाई। जब बिहार में राजनीति जो चल रही है वही राजनीति हमको करना रहता, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। पटना में बैठेंगे दल बन जाएगा। बिहार में दल कैसे बनता है? जो दल बनाया कहा हम ही इसके नेता हैं और हमारे बाद हमारा बेटा बनेगा। तो जन सुराज की जो सोच है उसको समझ लीजिए। अब क्राइटेरिया आपको ज्यादा मालूम है हमसे, पहले बात सुने नहीं। कैंडिडेट हम कह रहे हैं कि जन सुराज में जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। दल को बनाने में, दल के पदाधिकारियों में, दल के नेतृत्व में, दल के टिकट में और दल से मनोनीत किए जाने वाले पोस्टों पर। लेकिन इसका आधार जाति नहीं है, इसका आधार ये सोच है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी जाति या समाज का है। अगर बनाने वाले बांटने वाले के नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि हर जाति हर समाज के काबिल आदमी को लाकर उस समाज की जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी भागीदारी दे दी जाए। जन सुराज ने घोषणा की कि 5 वर्गों में, सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईबीसी, मुसलमान और दलित, ये 5 जो बड़े वर्ग हैं, इन 5 वर्गों के लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से जन सुराज में भागीदारी का अवसर मिलेगा। सिर्फ भागीदारी का नहीं, इसका नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। ये तय हुआ कि पहली बार दल का नेता कोई दलित समाज से बनेगा। क्यों हुआ तय? इसलिए नहीं कि दलित की राजनीति हो रही है, ये तय इसलिए, उसका आधार जानिए। ये तय इसलिए हुआ पूरे खुले मन से 15,000 लोगों के सामने कि अगर आप घर के मुखिया हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं, एक बच्चा जो सबसे कमजोर है, पिता होने के नाते आपकी चिंता है कि जब संपत्ति का बंटवारा हो तो जो सबसे कमजोर है कहीं वो पीछे न रह जाए। तो हमने जन सुराज बनाने वाले साथियों को ये आह्वान किया है कि सबसे पहले अवसर उसको मिले जो समाज में सबसे पीछे, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक आधार पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिले। तो लोगों ने कहा कि ना भैया, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर पर सबसे पीछे दलित समाज है, इसलिए जन सुराज में नेतृत्व का अवसर सबसे पहले उस समाज के किसी काबिल आदमी को मिलेगा। लेकिन वो इसलिए नहीं मिलेगा कि वो अनुसूचित जाति का है। आप देखिएगा कि जन सुराज का जो नेतृत्व करेगा उस समाज से, वो इतना काबिल व्यक्ति होगा कि अगर वो सामान्य वर्ग का भी होता, अगर वो ओबीसी, ईबीसी समाज का भी होता, तो भी लोग कहते कि नहीं भैया ये बहुत काबिल आदमी है, वो काबिलियत के आधार पर चुना जाएगा। लेकिन हम काबिल हैं, आप काबिल हैं, आप किसी जाति किसी समाज के भी तो हैं। तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है। अभी तक लोगों को ये बताया गया कि तुम पीछे हो, जो आगे निकल गया है उसको, उससे झगड़ा करो, उसका छीन लो, उससे लड़ाई करो। हम ये बता रहे हैं कि जो आगे निकल गए हैं उनको समझा रहे हैं कि जो लोग पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिहार में जो राजनीति किया जा रहा है अभी तक और जो जन सुराज कर रहा है। हम लड़ा नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आगे हैं तो जो समाज का हिस्सा पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है। अभी तक लोग ये कहते हैं कि जो पीछे छूट गया उसको कहता है जो आगे निकल गया तुम्हारा लूटा है, इसको मारकर नीचे गिराओ। इसी में सारा समाज बटा हुआ है। बांग्लादेश में जो बुद्धिजीवी विचार मंच हर जिले में चलाया जा रहा है, देखिए जमुई में है, बिहार की दुर्दशा का कारण देखिए। गांव-गांव में घूमते हैं, लोगों को फिलिस्तीन और बांग्लादेश दिख रहा है। गांव में लोग बताता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि अपने बच्चे का सीना 15 इंच का हो गया है खाना खाए बगैर। यहाँ बिहार में और लोगों को कुछ बुझाए चाहे नहीं। जन सुराज कर चुके हैं जो पहले इन सर्विसेज में रहे हैं, अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में आप देखते हैं बड़ी एक फहरिस्त है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं भैया जन सुराज जितना ही रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर है इनका एक जगह बनता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो 1 करोड़ लोगों में 200 से ज्यादा IAS, IPS, एलाइड सर्विसेज
जो दुनिया भर में लोगों ने काम अनुभव किया है वो लोग भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या में बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ का टॉप मोस्ट डॉक्टर और वकील जन सुराज का हिस्सा नहीं है। जमुई भी इसमें शामिल है। आप यहाँ के जितने बड़े डॉक्टर हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो जन सुराज से जुड़े हुए हैं। बिहार में जमुई में, आप जमुई देखिए, बिहार की बात छोड़िए, जमुई में अभी पदयात्रा नहीं हुई है। अभी आलम यह है कि यहाँ पर जितने बड़े वकील हैं वो सब लोग जन सुराज में हैं, जितने बड़े डॉक्टर हैं वो सारे लोग जन सुराज में हैं, जितने बड़े यहाँ समाज सेवी व्यवसायी हैं उसमें ज्यादातर लोग जन सुराज में। आप लोग पत्रकार हैं, जाकर उनसे पूछिए कि प्रशांत किशोर ने दावा किया आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, और अगर वो हाँ ना बताएं तो फिर हमारा गर्दन पकड़िएगा। प्रशांत किशोर जी पहले एक बात बताते हैं, आंदोलन से अभी तक जो भी आप जिन चेहरों को मुझे देख, ये डर है कि कहीं जन्म से पहले अन्य पार्टियों की तरह गंदगी इसमें भी ना हो जाए। आप पहले सुन लीजिए, आप जिन चेहरों की चर्चा कर रहे हैं वो चेहरे आपके नजर में चेहरे हैं। वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जन सुराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जन सुराज के साथ जुड़ती जा रही है। ये वो लोग हैं, अगर आपकी बात को सही मान लें तो टिकट के लिए आ रहे हैं, तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, जो देखता है कि हवा का रुख किधर है, तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जन सुराज के बारे में गांव-गांव घर-घर चर्चा हो रही है, तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो उससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जो 1 करोड़ लोग की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते हैं। आप उन जमुई के मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे हैं। तो ये जो जन सुराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं हैं लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की जिनमें छटपटाहट है वो लोग हैं, जिनको गांव-गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है वो लोग हैं। तो आप चिंता न करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। 24 कैरेट का जो सोना है उससे गहना नहीं बनता है। गहना बनाने के लिए 2% उसमें अशुद्धि जोड़नी पड़ती है, लेकिन 22 कैरेट सोना से बना हुआ गहना भी सोने का ही गहना माना जाता है। ये जरूर है कि अगर 18 कैरेट से ज़्यादा अगर सोना कम हो जाए तो फिर वो सोना नहीं रहा। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जन सुराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं जिसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जन सुराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में, ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही ना हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है। तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग। लेकिन उनकी अभियान की ताकत है कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इसमें कंधा लगाएंगे। उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर वकील भी होंगे, इस राज्य के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इस राज्य के सबसे बड़े शिक्षाविद भी होंगे। आप देखेंगे कि किस तरह के लोग बिहार में जन सुराज से चुनाव लड़ते हैं। बिहार में ये आप लोगों ने धारणा बनवा दी है कि जमीनी नेता का मतलब यह है कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार का नेता है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, जिसको बोलने नहीं आता है, जो मजाक का खुद विषय है, पूरे बिहार का मजाक उड़वाता है, उसी को आप लोग नेता बताते हैं। जो बालू माफिया, शराब माफिया है, उसको आप मजबूत विकल्प बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं किसी बिहार के गांव-गांव से हम ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं जिसके बारे में वो आदमी खड़ा हो
तो आपको गर्व होगा कि अच्छा बिहार में ये भी आदमी है जो अंग्रेजी भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है, भोजपुरी भी बोलता है, और ये बिहार का नेता है, बिहार का लड़का है। ऐसे लोगों को खड़ा करने का संकल्प है जनसुराज में। कौन? काम्या मिश्रा जनसुराज ज्वाइन कर रही है। काम्या मिश्रा क्यों ज्वाइन करें? काम्या मिश्रा तो यहाँ की है ही नहीं। काम्या मिश्रा के बारे में मैं कोई टिप्पणी, उसमें अगर क्षमता है तो उसको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम रोज मंच से कैमरे पर कह रहे हैं, बिहार में दल पैसा लेकर आपसे राजनीति कराते हैं, आपके पैसे पर अपना चमकाते हैं। जनसुराज वो व्यवस्था है जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप आइए, साधन, पैसा, सलाह सब हम आपको देंगे, लेकिन अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, ताकि बिहार में आने वाली पीढ़ी को मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। इसके बाद भी अगर बिहार के लोग खड़े नहीं होंगे तो आप अपने भाग्य और अपने परिस्थिति के लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे। तो जनसुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता भी नहीं बनेंगे। हमने घोषणा की है 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं, और उसके बाद प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी? प्रशांत किशोर जो आज कर रहे हैं वही करेंगे। दल बनने के बाद भी, जैसे आज गांव-गांव 2 बरस से चल रहे हैं, दल बनने के बाद भी गांव-गांव ही चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन जैसे कभी ममता बनर्जी को मदद करके जिताया, कभी नीतीश को मदद करके जिताया, वैसे जो 1 करोड़ लोग मेरे कहने पर, मेरी बात सुनकर, इस विचार से जुड़कर दल बना रहे हैं, अब उसको जिताने की जिम्मेवारी और ठेका प्रशांत किशोर का है। हम उस दल को, जनसुराज को मदद करेंगे, उसकी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि वो बिहार के लोगों का दल होगा, बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारने का प्रयास है। इसलिए प्रशांत किशोर अब उसके रणनीतिकार होंगे। तो 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत किशोर जनसुराज दल, जो जनसुराज 1 करोड़ लोग बिहार के मिलकर बना रहे हैं, उसके रणनीतिकार होंगे। हम इसके नेता नहीं हैं। नेता तो जो चुन कर आएगा वो बनेगा। हमने उस दल का ठेका लिया है, बिहार के उन लोगों का ठेका लिया है जो साथ में आकर दल बनाकर बिहार में अपने और अपने बच्चों की तकदीर को बदलना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि जब